जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग कराने वाला है पॉलिटी सेक्शन का लेसन नंबर 25। लेसन नंबर 25 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे लोग या रिवाइज करेंगे लोग। संविधान के भाग 10 तथा पाँचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्र से। जबकि छठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244A में वर्णन किया गया है। ऐसे क्षेत्र जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा जिनके विकास के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है, साथ ही जहां आदिम जनजाति निवास करती है, अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्षेत्र अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े या जहाँ पे आदिम जनजाति यानी कि पुरानी जनजाति निवास करती हो। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे की जाती है? तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा संसदीय विधि के अधीन रहते हुए की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र के नाम व सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? उसको देखते हैं लोग। राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा या बढ़ा सकता है तथा सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है या ऐसे क्षेत्र को नामों को रद्द भी कर सकता है, यानी कि परिवर्तन भी कर सकता है और वो जो अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया है उसे रद्द भी कर सकता है। राज्यपाल का विशेष दायित्व। ऐसे क्षेत्रों में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वह क्षेत्र प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट दे तथा जब भी राष्ट्रपति क्षेत्र की जानकारी मांगे राज्यपाल प्रदान करें। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। कहाँ पे? अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है राज्य की कार्यकारी शक्ति तथा इससे संबंध में केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश देने तक है। जनजातीय सलाहकार परिषद अगला टॉपिक है। जनजातीय सलाहकार परिषद राष्ट्रपति के निर्देश पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जो अनुसूचित जनजातियों के उत्थान व कल्याण संबंधी ऐसे विषय पर जो राज्यपाल भी निर्दिष्ट करे सलाह देगी। इससे जो परिषद का गठन किया जाता है उस परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 20 सदस्य होंगे, जिनमें से 3/4 अर्थात 15 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल का अधिकार क्या होता है उसको देखते हैं लोग। राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उक्त क्षेत्र में लागू होगा या नहीं, यानी कि राज्यपाल ही यह निर्देश दे सकता है कि संसद का या राज्य विधानमंडल का नियम उस क्षेत्र में लागू होगा या नहीं, फिर आंशिक रूप से अथवा अपवादों के साथ लागू होगा। राज्यपाल जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियम बना सकता है। ऐसे नियम के तहत उक्त क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण को सीमित या निषेध किया जा सकता है। साथ ही भूमि के आवंटन व साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नियमन शक्ति के तहत राज्यपाल इस क्षेत्र में लागू संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है। जो नियमन शक्ति होता है उसके तहत राज्यपाल इस क्षेत्र में जो भी संसद या राज्य विधानमंडल का नियम लागू होगा उससे अधिनियम को समाप्त भी कर सकता है या उस अधिनियम को संशोधित भी कर सकता है, उतना उसका अधिकार होता है राज्यपाल का। किंतु इस संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि अगर वह अधिनियम समाप्त या संशोधित करता है तो उसके लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। आयोग का गठन। संविधान में राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की गई है कि वह अनुसूचित क्षेत्र के
प्रबंधन व जनजातियों के कल्याण के लिए, किसके लिए, कल्याण के लिए एक आयोग का गठन करें। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे आयोग का गठन सर्वप्रथम 1960 में, कब, 1960 में यूएन डेबर की अध्यक्षता में की गई, जिसने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। राष्ट्रपति ऐसे आयोग का गठन कभी भी कर सकता है, किंतु संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद ही ऐसे आयोग गठन का प्रावधान है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अगला टॉपिक है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, क्योंकि यहाँ की जनजातियाँ आज भी अपनी संस्कृति रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं तथा अपने राज्य के बहुसंख्यक के लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाई हैं। यानी कि ये जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ की जो जनजाति है, वहाँ की जो बहुसंख्यक लोग हैं, उन लोगों के साथ आज भी यह नहीं मिल पाई हैं। वो अपनी अलग संस्कृति और अलग रिवाज और अलग सभ्यता के साथ रहते हैं। अतः संविधान में इन क्षेत्रों की स्वशासन हेतु अधिक स्वायत्तता दी गई है। अब अगला लेसन का नाम है केंद्रीय राज्य संबंध। केंद्र यानी कि लेसन नंबर 26 है। केंद्रीय राज्य संबंध के बारे में इसमें चर्चा की गई है और अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक में इसका वर्णन है। केंद्रीय राज्य संबंध का राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है उसको देखते हैं लोग। भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया जो कि भारत है, इंडिया ही क्या है, भारत है, राज्यों का संघ होगा। फिर भी भारत में संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसमें वे सभी तत्व विद्यमान हैं जो एक संघीय राज्य में होते हैं। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। अपने स्वरूप में कैसा है, तो संघीय है। संघात्मक के शासन प्रणाली की तरह इसमें समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यकारी और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा के संविधान से प्रभावित है। यानी कि केंद्रीय राज्य संबंध का कंसेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत में सबसे पहले नेहरू समिति ने संघीय प्रावधानों की बात की। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रथम बार संघीय शासन अपनाया गया। संविधान के भाग 11 और भाग 12 में अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 300 तक के केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी संबंधों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है, तो 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। भाग 11, भाग 12 और भाग 13, जिसमें पहला श्रेणी देखते हैं। तो पहला श्रेणी है विधायी संबंध है और यह अध्याय 1 है और भाग 11 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें, भाग 11 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। उसके बाद है अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा की गई है। भाग 11 का भाग है और अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक के इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद है वित्तीय संबंध, भाग 12 में इसकी चर्चा की गई है। वित्तीय संबंध की अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 का ए तक। व्यापार एवं वाणिज्यिक संबंध की चर्चा भाग 13 में की गई है। अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। विधायी संबंध संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। उसके बाद अगला टॉपिक है संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 245 में किसकी चर्चा है, तो संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 245 में। अनुच्छेद 246 क्या कहता है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु।
अनुच्छेद 247 कहता है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति होगी। यह 249 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 250 से में किसका वर्णन किया गया है? तो यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि अगर आपातकाल लगा हो तो उस समय राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास अधिक होती है? तो संसद के पास अधिक हो जाती है। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। अनुच्छेद 246 यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य के विधानमंडलों को किन विषयों के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। तो विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। कितनी सूची में किया गया है? तो 3 सूची में किया गया है। पहला है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। विशेष प्रावधान भारतीय संघ में किन्हीं विशेष राज्यों और राज्य के लिए संविधान ने कुछ विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजन अपनाए हैं। इनका विवरण संविधान के भाग 21 में है। किसमें किया गया है? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 370 से लेकर अनुच्छेद 392 तक में किया गया है। इनमें भी अनुच्छेद 379 से लेकर अनुच्छेद 391 तक संवैधानिक व्यवस्थाओं को 7वें संविधान संशोधन संवैधानिक के व्यवस्थाओं को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सूचियों के निर्वाचन का सिद्धांत जब केंद्र और राज्यों के मध्य विधि यानी कि नियम के संबंध में या कोई अन्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद होता है तो उसका विवाद किसके द्वारा सुलझाया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय कुछ सिद्धांतों के आधार पर सूचियों का निर्वाचन करता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है। तो संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत, तत्व एवं सार का सिद्धांत, छद्म विद्यायन, प्रत्यायोजित विद्यायन, अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत है। उसके बाद है प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 में अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 तक के केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। इसका उद्देश्य केंद्र एवं राज्यों की प्रशासनिक रचनाओं में विवादों को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना है। प्रशासनिक संबंधों से तात्पर्य केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल है। यानी कि प्रशासनिक संबंधों से क्या तात्पर्य है? तो केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यपालिका संबंधी तालमेल है। उसके बाद है केंद्र तथा राज्यों में प्रशासनिक संबंध। तो पहला है सामान्य काल, यानी कि सामान्यतः काल में प्रशासनिक संबंध कैसे होते हैं। उसके बाद है आपातकाल में, यानी कि जब राज्य में आपातकाल लगे होता है तो उससे समय प्रशासनिक संबंध केंद्र और राज्यों के कैसे होते हैं। तो पहले देखते हैं लोग सामान्य काल में कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा होता है। राज्यों के निर्देश देने की केंद्र की शक्ति होती है। कृतियों का आदान प्रदान किया जाता है। अन्य संवैधानिक प्रावधान संविधानोत्तर प्रदान किए जाते हैं। और आपातकाल में देखते हैं लोग तो अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रपति आपात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है। जो केंद्र होता है राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में निर्देश दे सकता है या कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति स्वयं ग्रहण कर सकता है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा 360 में की गई है, अनुच्छेद 360 में। इस स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति राज्य वित्त के संबंध में निर्देश या आदेश दे सकता है। उसके बाद है अन्य उपबंध। अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में केंद्र के दो कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं? दो कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य है बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में केंद्र प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। दूसरा कर्तव्य है कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य संविधान की व्यवस्था अनुसार कार्य करें। संवैधानिक उपबंध। अगला टॉपिक है संवैधानिक उपबंध भाग 11 अध्याय 2। अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि राज्यों और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 257 का क इसे निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में संघ की राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 258 का क में संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। अनुच्छेद 259 इसे भी निश्चित कर दिया गया है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाइयाँ। जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 ये इंपॉर्टेंट है। जल संबंधी विवाद का विवरण किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 262 में। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, राज्यों के बीच समन्वय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध निम्न तरीकों के द्वारा केंद्र राज्यों पर नियंत्रण रख सकता है। तो पहला तरीका क्या है कि राज्यों द्वारा कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने का दायित्व केंद्र राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है। और इसका वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 256 केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करें। संविधान में राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर दो प्रकार के प्रतिबंध है। संविधान में राज्य की कार्यकारी शक्तियों पर कितने प्रकार के प्रतिबंध है? दो प्रकार के। पहला प्रतिबंध क्या है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि संसद द्वारा निर्मित कानून का अतिक्रमण न हो। दूसरा है कि राज्यों का यह दायित्व है कि वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करें। उसके बाद अनुच्छेद 257 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न डाले। इस प्रकार केंद्र सरकार को संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव तथा राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के मार्गों, पुलों, सड़कों तथा रेलों के संरक्षण आदि के बारे में राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों के विशेष दायित्व। राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करे और न ही कोई पूर्वाग्रह रखें। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहा तो उस पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों का निर्देश, यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए गए, उसको देखते हैं लोग। संचार के साधनों को बनाए रखें एवं उनकी देखभाल करें। राज्यों में रेलवे संपत्ति की रक्षा करें। अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाएं बनाएं व लागू करें। प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करें। संघ के अधीन आने वाले किसी विषय का राज्यों को प्रत्योजन। अनुच्छेद 258 का 1 में क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्य की सहमति से केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है, या शर्त के आधार पर भी सौंप सकता है या बिना शर्त पर भी सौंप सकता है। अनुच्छेद 258 का 2
संसद संघीय कानूनों के प्रवर्तन के लिए राज्य या उसके किसी प्राधिकारी को अधिकृत कर सकती है। संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति अनुच्छेद 258 के क में इसका वर्णन किया गया है। राज्यों का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उसे या उसके अधिकारियों को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले विषयों को सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है। यहाँ पे क्या होगा, बिना शर्त सौंप सकता है। अनुच्छेद 261 में यह कहा गया है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करेगी और इस बारे में जरूरी कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अखिल भारतीय सभाएं, इसका वर्णन अनुच्छेद 312 में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 312 में, जिसमें से अखिल भारतीय सभा में सबसे उच्च पद कौन सा होता है? तो IAS होता है। IAS है भारतीय प्रशासनिक सेवा। उसके बाद IPS होता है भारतीय पुलिस सेवा। 1966 में बना, यानी कि IFS भारतीय वन सेवा को बनाया गया था 1966 में। अनुच्छेद 312 केंद्र व राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 312 केंद्र व राज्य दोनों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। राज्यों में नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। राज्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सिर्फ निलंबित कर सकता है। जो राज्य होता है अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को क्या करता है? तो सिर्फ निलंबित कर सकता है, जबकि उनके भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण व उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार केवल केंद्र को है। किसके पास है? केवल केंद्र के पास होती है। 2 या अधिक के राज्यों के लिए संयुक्त आयोग संसद कानून के माध्यम से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC का गठन कर सकती है, किंतु इस हेतु संबंधित राज्य की विधायिका आयोग की सहमति जरूरी है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य है, क्या है? कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। अनुच्छेद 301 एवं अनुच्छेद 304 में क्या करा है कि इसके अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य व समागम को निर्बाधित कर सकती है। अनुच्छेद 285 तथा अनुच्छेद 289 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की संपत्ति पर राज्यों के कर तथा राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट होगी। जल संबंधी विवाद अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 262 में जल संबंधी विवाद। अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विवादों को हल करने के लिए कानून बना सकती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी या नदी दोनों के या उनके जल प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद के निपटारे के लिए संसद प्रावधान कर सकती है। इस संबंध में संसद ने 2 कानून बनाए थे। कितने कानून बनाए हैं? तो 2 कानून। पहला कानून क्या है? नदी बोर्ड अधिनियम, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। नदी बोर्ड अधिनियम की। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। उसके बाद अगला टॉपिक है अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति, और उसके संगठन, प्रक्रिया तथा कर्तव्यों की प्रकृति निश्चित करता है। अनुच्छेद 263 क्या कहता है कि राज्यों के पारस्परिक विवादों की जांच या समाधान के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग, किसके आयोग? तो सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। 28 मई 1990 को राष्ट्रपति ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अब देखते हैं लोग अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। और दूसरा देखते हैं तो संघ के 6 कैबिनेट मंत्री। संघ के कितने कैबिनेट मंत्री? तो 6 कैबिनेट मंत्री। ये मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं।
जिनमें गृह मंत्री भी शामिल होता है। इन 6 कैबिनेट मंत्रियों में गृह मंत्री भी शामिल होता है। इसके अतिरिक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं। यदि राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो अनुच्छेद 356 के द्वारा केंद्रीय संवैधानिक 365 के द्वारा केंद्रीय संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है। उसके बाद है वित्तीय संबंध देखते हैं लोग। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक केंद्र व राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है संवैधानिक उपबंध की चर्चा भाग 11 यानी कि संविधान के भाग 11 में की गई है, जिसमें अनुच्छेद 264 में निर्वचन की व्याख्या की गई है। यानी कि संवैधानिक उपबंध के निर्वचन की व्याख्या अनुच्छेद 264 में की गई है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 267 में। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण राजस्व का वितरण यानी कि करों का वितरण कैसे किया जाएगा उसका अनुच्छेदों के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 268 कहता है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में 268 में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में अनुच्छेद 269 में बताया गया है। अनुच्छेद 270 क्या कहता है कि उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 272 कहता है कि कर जो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे, वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 72 को वर्तमान में निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 273 कहता है कि जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान लिया जाएगा। यानी कि इसके बारे में चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 273 में। उसके बाद है अनुच्छेद 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। यानी कि 274 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 275 क्या कहता है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान यानी कि अनुदान प्राप्त होगा। अनुच्छेद 276 कहता है कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकों और नियोजनों पर कर यानी कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकों और नियोजनों पर कर लगाया जाएगा। अनुच्छेद 277 कहता है व्यय वृत्ति। अनुच्छेद 278 में यानी कि वर्तमान 278 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 279 शुद्ध आगम आदि की गणना के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 279 का माल और सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल के बारे में अनुच्छेद 279 का में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 281 में महत्वपूर्ण तथ्य राज्यों के सहायतार्थ अनुदान के बारे में अब देखते हैं लोग। अनुच्छेद 275 सहायक अनुदान। संसद राज्यों की सहायता के लिए संचित निधि से अनुदान दे सकती है। जो संसद होती है वह राज्यों की सहायता के लिए किस निधि से? तो संचित निधि से उन्हें अनुदान दे सकती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं लोग कि यह वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। यानी कि जो अनुदान दिया जाता है राज्यों को किसके सिफारिश पर दिया जाता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। सामान्य व विशेष दोनों कारणों से, यानी कि राज्य को सामान्य कारण से भी दिया जा सकता है और विशेष कारण से भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान। संघ तथा राज्यों दोनों ही किसी लोक परियोजनाओं के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। यह केंद्र का विवेकाधीन अधिकार है। यह केंद्र का किस प्रकार का अधिकार होता है? तो विवेकाधीन अधिकार होता है। उसके बाद है अगला टॉपिक वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद अर्थात वित्तीय संबंध।
इसका वर्णन भाग 12 में किया गया है और भाग 12 को 4 अध्यायों में विभाजित किया जाता है। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। अध्याय 1 में वित्त के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 2 में उधार लेने के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में संपत्ति, समुदाय, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद के बारे में चर्चा की गई है और अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला वित्त देखते हैं लोग। वित्त 3 प्रकार से, वित्त कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। पहला होता है साधारण वित्त और इसका वर्णन अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 267 तक किया गया है। उसके बाद है संघ और राज्यों, संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। इसका वर्णन अनुच्छेद 268 से लेकर 281 तक किया गया है। परिकीर्ण वित्तीय उपबंध के बारे में अनुच्छेद 282 से लेकर अनुच्छेद 291 में चर्चा किया गया है। उसके बाद है अध्याय 2, इसमें उधार लेने की बात कही गई है और यह इसका वर्णन अनुच्छेद 292 से लेकर 293 में इसका वर्णन किया गया है। अध्याय 3 संपत्ति, समुदाय, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद। इसका वर्णन अनुच्छेद 294 से लेकर 300 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 300 का ए में 44वें संविधान संशोधन 1978 यानी कि 300 ए में कब रखा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको अनुच्छेद 300 के ए में शामिल किया गया। अब उसके बाद है भाग 12 का अगला अध्याय में परिकीर्ण वित्तीय उपबंध। अगला टॉपिक का नाम है परिकीर्ण वित्तीय उपबंध के बारे में। अब अनुच्छेदों के माध्यम से इसे समझते हैं लोग। तो अनुच्छेद 282 कहता है कि संघ या राज्य द्वारा अपनी राजस्व से किए जाने वाले व्यय के बारे में चर्चा की गई है। अगर इस टॉपिक को किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो खान सर का जो फाउंडेशन है उसमें फाउंडेशन लेवल के यानी कि इससे इजी वे में समझाया गया है, क्योंकि यह बुक है तो बुक के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाए जाते हैं, सब एग्ज़ाम को देख के बनाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा जो भी वर्ड है वो थोड़ा सा टफ है। अनुच्छेद 283 क्या कहता है कि संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 283 में। अनुच्छेद 284 कहता है कि लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा करना। अनुच्छेद 285 कहता है कि संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट होगा। अनुच्छेद 286 कहता है कि माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में, निर्बंधन के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 286 में। अनुच्छेद 287 कहता है कि विद्युत पर करों से छूट यानी कि विद्युत पर भी कर में छूट दिया जाएगा। अनुच्छेद 288 कहता है कि जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 289 कहता है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। अनुच्छेद 290 में कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 290 का कुछ देयस्यम निधियों को वार्षिक संदाय। अब उसके बाद 291 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 291 को क्या किया गया है? निरस्त कर दिया गया है। अध्याय 12 उधार लेना। टॉपिक क्या है? उधार लेना। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना यानी कि भारत सरकार के द्वारा उधार लेना। उसके बाद अनुच्छेद 93 में राज्यों के द्वारा उधार लेना। उधार लेने से मतलब है कि विदेशी देशों से उधार लेकर अपने राज्य के विकास में उसे इन्वेस्ट करना। अब अध्याय 3 है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वादे। अनुच्छेद 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार, यानी कि दोनों में यही बात कही गई है। यहाँ पे अन्य दशाओं में दिया गया है और यहाँ पे क्या है? तो कुछ दशाओं में। उसके बाद अनुच्छेद 296 राजगामी या व्यापगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अनुच्छेद 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीप मग्न तट में भूमि स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। यानी कि अगर राज्य क्षेत्र में, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य क्षेत्र का जो सागर खंड है या महाद्वीप मग्न तट भूमि है, वहाँ पे अगर कोई मूल्यवान वस्तु मिलती है
अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे हम भूगोल में पढ़ेंगे लोग, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में। और वहाँ से कोई मूल्यवान चीज़ें मिलती है तो उस पर किसका हक होगा, तो उस पर संघ यानी कि केंद्र सरकार का हक होगा। जैसे बिहार में हमेशा सुनने को मिलता है कि कैमूर जिला में सोने का भंडार है, तो अगर सोने का वहाँ पे भंडार मिलता है तो उसका उत्खनन राज्य सरकार ना करके वहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसी के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 297 में। अनुच्छेद 298 में क्या कहता है कि व्यापार करने आदि की शक्ति। अनुच्छेद 299 संविदाएँ। अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयों के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 300 में। उसके बाद है अंतिम टॉपिक यानी कि भाग 12 का अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देखते हैं लोग, इसका वर्णन अनुच्छेद 300 के क में किया गया है। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी कि इसे कब ऐड किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग का शुरुआत होता है भाग 13। भाग 13 इसमें अनुच्छेद 300 से लेकर 307 तक के वर्णित है, यानी कि भाग 13 में कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम, समागम की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303 में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 में क्या करा है कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 305 कहता है कि विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 306 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 307 में अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के परियोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति। उसके बाद है संघ का कर, संघ के कर, ऐसे कर जो केवल संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, यानी कि ऐसा टैक्स जो केवल सिर्फ संघीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है उसे क्या कहता है, तो उसको देखते हैं लोग वो कौन कौन सा कर है। तो जिसमें सबसे पहला आ जाएगा सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर पर अधिशुल्क। उसके बाद दूसरा है राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कर कौन कौन सा है, तो भू राजस्व कर, यह राज्य का कर है। स्टैंप पे, उसके बाद है स्टैंप ड्यूटी, जानवरों, नावों, वाहनों आदि पर कर, भवनों, खनिजों एवं बिक्री पर कर, मनोरंजन कर आदि, ये सब राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं लोग ऐसे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं पर राज्यों द्वारा वसूल व रखे जाते हैं, यानी कि वैसा कर जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा उसे वसूला जाता है, तो वह कौन सा कर है, तो विनियम बिलों पर स्टाम्प ड्यूटी। उसके बाद है चौथा केंद्र द्वारा लगाए व वसूले गए पर राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, जैसे कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर कर आदि। उसके बाद कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं किंतु उनका विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच किया जाता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभाग के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में किया जाता है। नोट पॉइंट देखते हैं लोग माल और सेवा का परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016, 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2016 में उसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 279 का ए, यानी कि अनुच्छेद 279 का क्लॉज 1 में सब क्लॉज 2 जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि इस संविधान संशोधन के लागू होने के 60 दिन के भीतर एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति माल और सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन करेगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी कि इंडिया में जीएसटी कब से लागू है, तो 1 जुलाई 2017 से। केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग, अगला टॉपिक है केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देता है। भारत को सहयोगी संघवाद बनाने वाली कुछ संस्थाएं निम्नलिखित है। तो पहली संस्था है वित्त आयोग, दूसरी संस्था है अंतर्राज्यीय परिषद, तीसरी संस्था है नीति आयोग, उसके बाद है क्षेत्रीय परिषदें, अखिल भारतीय सेवाएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न सम्मेलन,
जैसे मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन आदि, योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें वित्त आयोग को देखते हैं लोग। अब टॉपिक शुरू होता है हम लोग का वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। यहाँ से भी कितनी बार क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग यह असंवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है। तो यह कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य दायित्व संघ व राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना। प्रथम वित्त आयोग का गठन क्षितिज चंद्र नियोगी यानी कि केसी नियोगी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था और अब तक कितने 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। इसकी संरचना देखते हैं लोग। वित्त आयोग एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनी संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं अध्यक्ष के अलावा। इसके सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हताएं हैं। आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक कार्यों का अनुभव हो। सदस्य के बारे में देखते हैं लोग इसके वित्त आयोग के सदस्यों के बारे में। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि इस वित्त आयोग का जो सदस्य बनेगा उसके योग्यता के बारे में देखते हैं लोग। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही इसका सदस्य बन सकता है। सरकार के वित्त एवं लेखा का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो। वित्तीय मामलों और प्रशासन का विस्तृत अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, तभी उसे यानी कि वित्त आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। अब वित्त आयोग के कार्यों को देखते हैं लोग। अनुच्छेद 280 के 3 के तहत वित्त आयोग का यह कार्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश दे। संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम का वितरण और राज्यों के बीच उनका आवंटन। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांत। राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों तथा नगरीय निकायों एवं संसाधनों की पूर्ति राज्य की संचित निधि से। किसकी निधि से? राज्य की संचित निधि से। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना और राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। इस संबंध में वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशें को तथा उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विचार के लिए अनुच्छेद 281 के तहत रखवाता है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। यानी कि भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब से की गई थी? तो 1993 से, जिसका उद्देश्य पंचायतों व नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए निम्नलिखित रूपों में सिफारिश करना होता है। राज्य द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, टोल और फीस की विशुद्ध आय का पंचायतों, नगर विकास तथा राज्य के बीच आवंटन करना, जिसे दोनों के मध्य विभाजित किया जा सकता है और पंचायत के विभिन्न स्तरों पर खर्च या आवंटित किया जा सकता है। पंचायतों नगरीय निकायों को अनुदान सहायता। पंचायतों नगर निकायों को निरूपित कर शुल्क, टोल और फीस का निर्धारण। उसके बाद अगला टॉपिक है 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। आयोग के अन्य सदस्यों में यानी कि कौन कौन से इसमें हैं? तो पहले हैं शक्तिकांत दास, पूर्व सचिव भारत के रह चुके हैं, भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं ये। डॉक्टर अनूप सिंह, सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी के हैं। और यह कहाँ पे स्थित है? जॉर्ज
यानी कि प्रोफेसर जॉर्ज हैं। विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी कहाँ पे, तो अमेरिका में। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी अध्यक्ष बंधन बैंक, यानी कि बंधन बैंक होना चाहिए, बंध बैंक तो कोई है नहीं, बंधन बैंक के अध्यक्ष हैं अंशकालिक। उसके बाद है डॉक्टर रमेश चंद्रे सदस्य हैं और नीति आयोग के, किसके सदस्य, नीति आयोग के। धर्माधर हिस्सेदारी, केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सेदारी को देखते हैं लोग। महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41%, कितना प्रतिशत, ये इंपॉर्टेंट है, 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेशों जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है। राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 26 अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। इसी तरह राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 42.2 लाख करोड़ और 10.33 लाख करोड़ अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। विस्तृत ब्यौरा, यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई राज्य 100% यानी कि अगर 100 रुपया टैक्स वसूल कर केंद्र सरकार को भेजता है तो केंद्र सरकार उसमें से कितने पैसे वापस करती है राज्यों को, तो लगभग 41% यानी कि 41 रुपया वापस कर देती है। विस्तृत ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। इस तरह राज्यों की 2021-26 की अवधि के दौरान कुल हिस्सेदारी 50.9% रहने का अनुमान है। 15वां वित्त आयोग राज्यों को दी जाने वाली राशि, हिस्सेदारी प्लस अनुदान केंद्र के अनुमानित राजस्व का लगभग 34% हस्तांतरित करता है। 36 हिस्सेदारी राज्यों के बीच कर का विभाजन आवश्यकता बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर कुल हिस्सेदारी तय की गई है। यानी कि 36 जो हिस्सेदारी है वो आवश्यकता बराबरी प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर कुल हिस्सेदारी तय की गई है, जिसमें जनसंख्या को कितना प्रतिशत, पैमाना देखें तो पैमाना हो जाएगा जनसंख्या और हिस्सेदारी इसमें कितना प्रतिशत है तो 15%। क्षेत्रफल में 15%, वन और पारिस्थितिकी में 10%, आय का अंतर में 45%, कर और राजकोषीय प्रबंधन में 2.5%, जनसांख्यिकीय में 12.5%, कुल हो जाएगा 100%। यानी कि इसे टोटल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 100%। स्थानीय निकायों की सरकार के बारे में देखते हैं लोग। शहरी स्थानीय निकायों की जनसंख्या के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और मांग के आधार पर अनुदान दिए गए हैं। मूल अनुदान केवल उन शहरों कस्बों के लिए प्रस्तावित है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, जबकि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों के लिए 100% अनुदान मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड MPF के जरिए प्रदर्शन के आधार पर जोड़े गए हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों द्वारा 2022 तक उनके बजट को 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टरों की उपलब्धता में अलग अलग राज्यों में असमानता को देखते हुए अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 2(1) के तहत निम्नलिखित है। उसके बाद है प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान। 15वें वित्त आयोग ने 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4,800 करोड़ रुपये प्रत्येक वर्ष 1,200 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा आयोग ने 6,413 करोड़ रुपये उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे चिकित्सा और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने सभी राज्यों में कृषि सुधारों
कृषि सुधारों को लागू करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये, कितना, 45,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की। भूजल स्टॉक को बनाए रखने और उसको बढ़ावा देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित आधारित अनुदान, तिलहन, दालों और लकड़ी आधारित उत्पादों का उत्पादन के लिए भी सिफारिश किया गया है। राजकोषीय प्रबंधन, अगला टॉपिक है राजकोषीय प्रबंधन। 15वें वित्त आयोग तय समय के अंदर ऋण स्थिरता के लक्ष्य को हासिल कर उसे परिभाषित करना जरूरी है, जिसकी एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारीय समूह द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। यह उच्च शक्ति वाला समूह नए एफआरबीएम ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें समूह की सिफारिशों के आधार पर अपने एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके कानून राजकोषीय स्थिरता के अनुरूप हों। इससे उच्च स्तरीय अंतर सरकारीय समूह को 15वें वित्त आयोग की विविध सिफारिशों के कार्यान्वयन की देखरेख करने का काम भी सौंपा जा सकता है। राज्य सरकारें स्वतंत्र सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल के गठन की संभावना तलाश कर सकती है, जो उनके ऋण कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक लागू कर सकेगा। उसके बाद अगला टॉपिक है भारत के वित्त आयोग, यानी कि अब तक कितने वित्त आयोग की स्थापना की गई है या गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। क्रियान्वयन वर्ष, यानी कि यह अपना कार्य कब तक किया था, तो 1952 से लेकर 1957 तक किया था। रिपोर्ट देने का वर्ष क्या था, तो 1952। दूसरा वित्त आयोग का गठन 1956 में किया जाता है और इसके अध्यक्ष के संथानम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, के संथानम। इसका क्रियान्वयन वर्ष 1957 से लेकर 1962 रहा था और इसका रिपोर्ट देने का वर्ष क्या था, 1957। तीसरा वित्त आयोग की स्थापना या गठन 1960 में की जाती है। कब की जाती है, 1960 में। ए के चंद्रा इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1962 से लेकर 66 तक इसका क्रियान्वयन वर्ष रहता है। उसके बाद रिपोर्ट देने का वर्ष कितना रहता है, तो 1961। चौथा वित्त आयोग का गठन 1964 में किया जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर पीबी राजमन्नार थे। 1966 से लेकर 1969 और रिपोर्ट कब दिया था, तो 1965 में। उसके बाद पांचवा वित्त आयोग का गठन 1968 में किया गया। यह 1968 में किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे, महावीर त्यागी थे और इसका क्रियान्वयन वर्ष 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक था। और ये रिपोर्ट देने का वर्ष कब था, तो 1969 ईस्वी, यानी कि यह कब अपनी सिफारिशें कब दी थी, तो 1969 में। उसके बाद है छठा वित्त आयोग का गठन 1972 में किया गया था। छठा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1972 में और इसके अध्यक्ष कौन थे, पी ब्रह्मानंद रेड्डी। क्रियान्वयन वर्ष, यानी कि यह कब तक के कार्य किया था, तो 1974 से लेकर 1979 तक और इसकी सिफारिशें कब की गई थी, तो 1973 में। सातवां वित्त आयोग का गठन 1977 में किया जाता है। JM सेलेट इसके अध्यक्ष रहते हैं और 1979 से लेकर 1984 तक इसका कार्य अवधि रहता है। 1978 में इसने सिफारिश की थी। आठवां वित्त आयोग 1982 में इसका गठन किया जाता है। वाई भी चाहन इसके अध्यक्ष रहते हैं और 1985 से लेकर 1989 तक इसका क्रियान्वयन वर्ष रहता है और रिपोर्ट देने का वर्ष कब था, तो 1984। उसके बाद है नौवा वित्त आयोग का गठन 1987 में किया जाता है। NKP साल्वे इसके अध्यक्ष रहते हैं और 1989 से लेकर 95 तक इसका क्रियान्वयन वर्ष रहता है। 1989 में इसका रिपोर्ट देने का वर्ष था। उसके बाद है दसवां वित्त आयोग का गठन 1992 में किया जाता है। कब किया जाता है, 1992 में। KC पंत इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1995 से लेकर 2000 तक इसका क्रियान्वयन वर्ष से रहता है और 1994 में इसका रिपोर्ट देने का वर्ष था। 11वां वित्त आयोग का गठन 1998 में किया जाता है। AM खुसरो इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2000 से लेकर 2005 तक इसका कार्य था, यानी कि इसकी कार्य अवधि कितनी थी, तो 2000 से लेकर 2005 तक और रिपोर्ट यानी कि सिफारिशें कब दी थी, तो 2000 में। 12वां वित्त आयोग का गठन 2003 में किया गया था। कब किया गया था, 2003 में। C रंगराजन इसके अध्यक्ष रहते हैं। 2005 से 2010 तक इसका कार्य अवधि रहता है। 2004 में इसने अपनी, यानी कि 12वां वित्त आयोग ने सिफारिशें की थी। 13वां वित्त आयोग का गठन 2007 में किया गया था। विजय केलकर इसके अध्यक्ष रहते हैं
और इसका कार्यावधि 2010 से लेकर 2015 तक रहता है। 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 14वां वित्त आयोग का गठन 2012 में किया गया था। 14वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2012 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी। 2015 से 20 तक इनकी कार्यावधि रहती है और 2015 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। 15वां वित्त आयोग 2017 में गठन होता है। 15वां वित्त आयोग का गठन कब होता है? तो 2017 में 15वां वित्त आयोग का गठन होता है। NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं और 2020 से लेकर 25 तक इनकी कार्यावधि है। 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसके बाद अगला टॉपिक है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग है, इसको देखते हैं लोग यह क्या है। 24 मार्च 1983 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने केंद्रीय राज्य संबंधों पर पुनः विचार करने के लिए RS सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त करने की घोषणा की थी। यह एक सदस्यीय आयोग 9 जून 1983 में स्थापित हुआ था। श्री बी शिवरमन और श्री SR सेन के बाद में शामिल किया गया, यानी कि श्री बी शिवरमन और SR सेन को कब बाद में शामिल किया गया? इन सदस्यों के अतिरिक्त इस आयोग में एक सचिव यानी कि सेक्रेटरी, एक संयुक्त सचिव ज्वाइंट सेक्रेटरी और 4 निदेशक थे। इस आयोग के अध्यक्ष सरदार रंजीत सिंह सरकारिया थे। कौन थे? तो सरदार रंजीत सिंह सरकारिया थे। इस कारण इस आयोग को सरकारिया आयोग कहा जाता है। इस आयोग को सरकारिया आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार रंजीत सिंह सरकारिया। सरकारिया आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 को प्रस्तुत की गई। सरकारिया आयोग ने अंतिम रूप से अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 1987 में, जिसका आधिकारिक सार जनवरी 1988 में जारी किया गया। सरकारिया आयोग की मुख्य सिफारिशें, यानी कि इससे आयोग ने कौन कौन सी सिफारिश की थी? सरकारिया आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति RS सरकारिया ने आयोग की रिपोर्ट को 27 अक्टूबर 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को प्रस्तुत की थी। आयोग की रिपोर्ट में कुल 247 सिफारिशें थी। कितनी सिफारिशें थी? तो 247 सिफारिश थी। दिसंबर 2007 तक इसमें से 179 लागू हो चुकी हैं, यानी कि जितनी सिफारिशें थी उसमें से 179 लागू हो चुके हैं। ये सिफारिशें केंद्र और राज्यों के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। उसके बाद है पूंजी आयोग। पूंजी आयोग क्या है, इसको देखते हैं लोग। केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 में केंद्र राज्य संबंधों को नए आधार पर विश्लेषण करने के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग के समक्ष निम्नलिखित विषय सौंपे गए। पहला विषय क्या था? करों और वादियों को जोड़ने के मामले पर केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करना, यानी कि पहला विषय क्या था कि करों और वादियों को जोड़ने के मामले पर केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करना। केंद्र और राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकाय को शक्ति के हस्तांतरण की भूमिका के बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करने एवं केंद्रीय बल की तैनाती हेतु विधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत समर्थक के विधान की संभावनाएं बताना। सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा या अन्य प्रकार के सामाजिक संघर्ष में केंद्र व राज्य की भूमिका, उत्तरदायित्व और न्यायिक क्षेत्र का परीक्षण करना। राज्यपाल की भूमिका सामाजिक व आर्थिक नियोजन, पंचायती राज संस्थान और केंद्र राज्य के मध्य संबंधों में संसाधनों के वितरण का परीक्षण करना है। जिला स्तर पर स्वतंत्र रूप से योजना को और बजट को तैयार करने की अवधारणा तथा केंद्रीय सहायता को राज्यों के विभिन्न प्रकार के निष्पादन से जोड़ने के मामले पर। क्षेत्रीय परिषदें। अब अगला टॉपिक है क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान का जब गठन किया गया था तो उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। यह कैसी निकाय हैं? तो सांविधिक निकाय हैं, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी हैं।
यह गैर संवैधानिक निकाय है। यह गैर संवैधानिक, यहाँ पे संवैधानिक नहीं होगा, संवैधानिक निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिनका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। अधिनियम बनाकर किया गया है, यानी कि यह जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उसमें इसका वर्णन नहीं किया गया था, और इसको कब ऐड किया गया, तो अधिनियम बनाकर ऐड किया गया। क्षेत्रीय परिषदों को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में इसे बांटा गया है? 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें उत्तरी, मध्य पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों को देश के प्राकृतिक विभाजन, नदी तंत्र तथा संचार के साधन, भाषाई संबंधों, आर्थिक विकास की आवश्यकता और सुरक्षा और कानून के आधार पर गठित किया गया है। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद भी है, यानी कि 5 के अलावा एक क्या है, तो पूर्वोत्तर परिषद भी है, जिसका गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्र के प्राकृतिक स्वरूप, सांस्कृतिक तथा भाषाई बहुलता, सुरक्षा तथा कानून, नदी अपवाह तंत्र तथा संचार के साधनों और आर्थिक विकास के स्तर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होता है? तो जिससे राज्य से संबंधित होता है उससे के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के द्वारा भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया है, जहां सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्राज्यीय परिवहन के संबंध में राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी कि उसके बाद है सभी सदस्य राज्यों में से 2 अन्य मंत्री। सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल होते हैं, यानी कि क्षेत्रीय परिषद के सदस्य में। वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित हैं। वर्तमान में कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो 5। पहला देखते हैं लोग, उत्तर क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और इसके सदस्य राज्य में कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख शामिल है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में इसका मुख्यालय मुंबई है, और इसमें कौन कौन से सदस्य राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली। उसके बाद है तीसरा, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल तथा पुदुचेरी इसके सदस्य राज्य हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इसके सदस्य राज्य हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद इलाहाबाद, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्वोत्तर परिषद 1963 में नागालैंड के पृथक राज्य के निर्माण के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों का निर्माण किया गया। मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। नेफा को अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया तथा 1975 में सिक्किम को भारत में विलय किया गया। इन राज्यों के बीच सहयोग तथा समन्वय के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में किया गया। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? तो 1971 में। कार्य एवं भूमिका, अब इसकी कार्य एवं भूमिका देखते हैं लोग। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का मंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? इसके यानी कि पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा या मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा देखते हैं लोग, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की नोडल एजेंसी है। कैसी एजेंसी है? यह नोडल एजेंसी है। सामाजिक आर्थिक नियोजन के लिए राज्य को सलाह देने का कार्य किया जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राज्यीय परिवहन के विकास, जल विद्युत क्षमता के विकास में परिषद की भूमिका उल्लेखनीय है।
पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय गृह मंत्रालय ना होकर शिलोंग मेघालय में है, यानी कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गृह मंत्रालय ना होकर शिलोंग यानी कि मेघालय में है। पूर्वोत्तर परिषद समूचे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सामंजस्य का निर्माण करती है। उसके बावजूद परिषद के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां बनी हैं। पहली चुनौती क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर अभी भी संघर्ष होते हैं। दूसरी चुनौती क्या है कि पूर्वोत्तर के राज्य आर्थिक रूप से स्वायत्त नहीं है और संघ सरकार द्वारा दी गई सहायता पर निर्भर है, इसलिए इस क्षेत्र में संघीय शासन के लिए नवीन चुनौतियां प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है अंतर्राज्यीय संबंध, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद के निर्णय से संबंधित है। संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदी घाटियों के जल प्रयोग से संबंधित विवादों और शिकायतों के न्याय निर्णय हेतु उपबंध बना सकती है। संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या कोई न्यायालय अनुच्छेद 262(1) के संबंध में शक्ति का प्रयोग न करे। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद, जिसका वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। सरकारीय आयोग की सिफारिश पर 1990 में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। सरकारीय आयोग की सिफारिश पर 1990 में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। अध्यक्ष एवं सदस्य, अब इसके अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देखते हैं लोग। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और सदस्य में देखें तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं जहां विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं है उसके भी इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल भी इसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री सहित ये भी इसमें इसके सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि राष्ट्रपति यह महसूस करे कि ऐसे परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो ऐसी परिषद का गठन करता है। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा इस परिषद के कर्तव्यों, इसके संगठन और प्रक्रियाओं को भी परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं? ऐसे विषयों पर विचार विमर्श करना जिनमें केंद्र व राज्य के साझा हित निहित है। दूसरा, नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु केंद्र व राज्य में समन्वय स्थापित करना। उन विषयों पर विचार विमर्श करना जो अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा सौंपे गए हों तथा राज्यों के सामान्य हित में हो। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें पारदर्शी होती है। इसकी बैठकें कैसे होती है? पारदर्शी होती है तथा निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1991 में। सचिवालय का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? भारत सरकार का सचिव होता है। 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। उसके बाद अस्थायी समिति, अंतर्राज्यीय परिषद के विचारार्थ मामलों पर चर्चा करने के लिए 1990 में अस्थायी समिति की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष यानी कि अस्थायी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। सदस्य कौन होते हैं? तो 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा 9 राज्यों के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में बांटा गया। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक यानी कि न कि संवैधानिक, क्योंकि इनका उद्भव संविधान द्वारा ना होकर संसद के अधिनियम द्वारा हुआ है। यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद भी है इसका भी निर्माण संसद के द्वारा किया गया है, संविधान के द्वारा नहीं।